नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र आपके अपने YouTube चैनल युवा लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हमारी वही 5 क्लास हो चुकी हैं जो डेवलपमेंट से और ग्रोथ से संबंधित थी। ज़्यादातर में हमने डेवलपमेंट किया था। देखो भाई, डेवलपमेंट में कुछ चीज़ों का यूज़ हुआ था, कुछ टर्म का यूज़ हुआ था जो मैंने उस टाइम पे अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया था, क्योंकि उसका एक अपना पॉइंट बनता था, अपने एक कह सकते हैं कि टॉपिक बनता था। तो वहाँ पे एक्सप्लेन ना करके फिर वो टॉपिक छोटे छोटे जो वहाँ आए थे उनको यहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा अलग से, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है। भाई वहाँ पे आपको याद हो तो मैंने एक टर्म का यूज़ किया था, आनुवांशिकता। और मैंने ये कहा था कि जो विकास है वो आनुवांशिकता और वातावरण का उत्पाद होता है, यानी कि डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ऐसा मैंने कहा था। तो वो दो चीज़ थी, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। उन्हीं चीज़ों को हम जानेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी कि आनुवांशिकता क्या होती है और वातावरण क्या होता है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था जब वो क्लास चल रही थी डेवलपमेंट वाली, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आनुवांशिकता क्या होती है कि माता पिता से जो बच्चे को गुण व दोष मिल जाते हैं, जैसे कुछ बीमारियां हो गई। उसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल लिया था मैंने, ठीक है। और उसमें मैंने गुस्से का और स्वभाव का, इंटेलिजेंट होने का, ये सभी एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। तो अब उनको रिलेट करके चलेंगे, हम आनुवंशिकता पढ़ेंगे। देखो भाई, आनुवंशिकता जन्म के साथ आती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसके साथ आनुवंशिकता आ जाएगी। अब आनुवंशिकता होती क्या है? जो माता पिता में जो गुण या दोष होते हैं ना, जैसे भाई स्वभाव, जैसे भाई किसी के माता पिता लंबे हैं, जैसे भाई किसी के माता पिता का रंग साफ है, गोरा है, तो ये कुछ गुण, कुछ दोष, जैसे कुछ बीमारियां हैं, जब बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसको आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। यानी कि माता पिता यदि लंबे हुए तो भाई ऐसा पॉसिबल है कि बच्चा जो है लंबा होगा, मतलब कि 70 से 80% ऐसा पॉसिबल है कि बच्चा लंबा होगा। भाई माता पिता का स्वभाव अगर नर्म है तो बच्चे का स्वभाव भी नर्म होगा। ऐसा 70 to 80% केसेस में होता भी है, तो हम जनरल केस को ही मान के चलेंगे। तो यही बात कही गई है कि एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले गुण व दोष भी हो सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि दोष, गुण व दोष। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले गुण, यानी कि उसके जन्म के साथ। विरासत क्या होती है कि जन्म, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होते ही उसको वो चीजें मिल गई, ठीक है। तो एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले गुण। इंग्लिश में यदि बात करें तो हेरिडिटी कहा जाता है आनुवंशिकता को, ठीक है। क्वालिटीज इनहेरिटेड, क्वालिटीज इनहेरिटेड बाय ए चाइल्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है, यही बात लिखी गई है। क्वालिटीज इनहेरिटेड बाय ए चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट्स। इनहेरिटेड यानी कि विरासत, विरासत में कोई चीज मिली है, विरासत में कुछ क्वालिटीज मिलती हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है भाई। आनुवंशिकता क्या होती है भाई? जो मानव का जो विकास है ना, विकास का एक आधार होती है आनुवंशिकता। क्यों? क्योंकि भाई मान लो बच्चा है और उस बच्चे के माता पिता में कोई दोष है, तो बच्चे में भी दोष आएंगे। ऐसा होना पॉसिबल है ना, ज़्यादातर केसेस में पॉसिबल ही है। भाई बच्चे के माता पिता में यदि कोई गुण है तो वो गुण भी बच्चे में आएंगे, ठीक है। तो यदि अच्छे गुण आएंगे उसमें, बच्चे में, तो उसका क्या होगा? विकास का एक अच्छा, मतलब जो विकास होगा वो एक अच्छे स्तर से होगा।
और यदि दोष आएंगे माता पिता से तो विकास का स्तर क्या होगा, नीचे होगा। देखो भाई, विकास नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, जरूरी नहीं कि अच्छा होना यानी कि ऊंचाई पे चढ़ना ही जो है विकास कहलाएगा। डाउनवर्ड जा रहे हैं ना तो भी विकास है, ठीक है भाई। तो यानी कि माता पिता से जो गुण मिल जाते हैं या फिर दोष मिल जाते हैं, उन्हीं गुण व दोषों के आधार पर आपका विकास होगा। तो क्या हो गया भाई, मानव के विकास का आधार होती है क्या, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता आधार इसलिए होती है क्योंकि भाई उसी से डिपेंड करता है भाई ग्रोथ अच्छे लेवल से होगी, अच्छे रेट से होगी या फिर डाउनवर्ड रेट से होगी, ठीक है। बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, यानी कि आधार होता है बच्चे के विकास के लिए या मानव के विकास के लिए। अच्छा, एक और चीज है भाई, अब कई चीजें तो जैसे आपने देखा होगा भाई बदली जा सकती हैं। कई चीजें भाई मनुष्य की मान लो आदतें हैं, आदतें बदली जा सकती हैं, ठीक है। एक मनुष्य का स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। आदत बदल सकते हैं आप, लेकिन स्वभाव नहीं बदला जा सकता, ठीक है। पूर्णतः नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो जाए या गुस्से वाला आदमी थोड़ा शांत होना शुरू हो जाए, लेकिन थोड़ा प्रॉपर तरीके से नहीं। या यदि बात करें कि किसी के माता पिता यदि लंबे हैं तो उनका बच्चा जो है एक लंबे रेट से ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई कि माता पिता तो 6 फुट, माता और पिता जो है 6-6 फुट के हैं और बच्चा भाई 4 फीट का रह गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, साइंस भी इसको नहीं कहती भाई। वो एक्सेप्शनल केस अलग होते हैं भाई, हम जनरल केस की बात करेंगे, ठीक है भाई। तो अनुवांशिकता स्थिर है, बदल नहीं सकती भाई, यानी कि वो जो आ गए ना वो गुण, वो तो आ गए भाई, स्थिर है। जो गुण आने थे वो आ गए जन्म के साथ ही। मान लो एक बच्चे में जन्म के साथ ही ये गुण आ गए कि वो लंबा होगा, वो गुण आ चुके हैं भाई उसके, वो तो जीन्स में आ चुके हैं, ठीक है। वो तो लंबा बाद में होगा लेकिन जीन्स में तो आ चुके हैं, तो वो गुण आ चुके हैं, अब उनको हटाया नहीं जा सकता। वो गुण उसके पैदा होते उसके साथ आ गए। या फिर कोई दोष लगा लो, कोई दोष जो अनुवांशिकता से भाई कोई बीमारी मिलती है ना, तो वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अनुवांशिकता से मिली हुई बीमारी कभी ठीक नहीं होती क्योंकि वो उसके जन्म के साथ ही आती है। तो अनुवांशिकता स्थिर है, बदल नहीं सकती, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड इन नेचर, कांट बी चेंज्ड, यानी कि फिक्स्ड इन नेचर कांट बी चेंज, यानी कि फिक्स रहती है, स्थिर रहती है, बदल नहीं सकती। भाई विकास की सीमा को निर्धारित करती है अनुवांशिकता। मैंने आपको बताया था ना भाई, विकास का आधार है ये, मानव के विकास का क्या है, आधार है अनुवांशिकता, कि भाई ये तेजी से होगी या फिर ये डाउनवर्ड होगी। अब आपको एक बात बता देता हूं कि यदि डाउनवर्ड होगी तो भी अनुवांशिकता के कारण, और अपवर्ड जाएगी तो भी अनुवांशिकता के कारण, क्योंकि ये आधार है। बाकी चीजों ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अभी के लिए सभी फैक्टर्स कांस्टेंट मानेंगे हम, यानी कि अभी कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ ये फैक्टर है, ठीक है। इस फैक्टर के हिसाब से ये आधार है, ठीक है, यानी कि ये आधार है, मानव विकास का जो है ना आधार है। और आधार होने के साथ साथ क्या करता है, ये सीमा का निर्धारण करता है, एक सीमा तय करता है कि विकास इस सीमा तक इस रेट से जाएगा या विकास डाउनवर्ड जाएगा। विकास की जो है ना सीमा निर्धारण कर देता है, विकास की सीमा निर्धारित करता है। सेट्स द लिमिट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ये डेवलपमेंट की लिमिट सेट करता है। ये मेनली हो गए भाई अनुवांशिकता के बारे में। ये अनुवांशिकता के बारे में यहाँ तक पॉइंट हो चुके हैं। ये अब आगे तो हम भाई पढ़ेंगे भाई एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ तक तो भाई अपनी सीडीपी की थी, जो सीडीपी की लाइनिंग थी या जो भी लैंग्वेज थी वो सीडीपी की थी। अब जो है साइंस की लैंग्वेज आ जाएगी। और भाई जो पहले ही मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, वो अपने हिसाब से ना लिखें जो उनकी बायोलॉजी की बुक्स में लिखा हुआ है, क्योंकि भाई ये जो है ना सीडीपी की बुक्स जो होती हैं उनमें बहुत अलग अलग ऑथर्स की बुक में ये लिखा हुआ है सेम,
तो यही हमें प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो इसी में से पूछा जाएगा। तो इसमें और एडिशन नहीं लगाना है कि इसमें और ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, कोई लॉजिक नहीं लगाना। जो आसान चीज़ें लिखवाई गई है वही आपको लिखनी है। और यदि हिंदी, इसमें साइंस का जो ये थोड़ा सा एक पार्ट आएगा, यानी कि जन्म की प्रक्रिया आएगी। यदि किसी बच्चे को, हिंदी वाले को अगर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़े अलग शब्द आ जाते हैं, मतलब हिंदी में थोड़े अलग शब्द आ जाते हैं, तो वो इंग्लिश में याद कर सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो दोनों मीडियम में आएगा, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो भाई इसको समझते हैं। इसमें देखो भाई क्या होता है, मैंने इंग्लिश मीडियम में अच्छे से यहाँ समझा रखा है भाई। एक होते हैं मेन जर्म सेल, यानी कि नर जनन कोशिका। एक होती है नर जनन कोशिका। नर जनन कोशिका, ये इसमें साथ में लिख भी देता हूँ भाई हिंदी में, नर जनन। लाल से नहीं आ रहा है भाई, अच्छे से नहीं आ रहा है, ब्लैक से ही लिखना पड़ेगा। नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका। और ये क्या होगी भाई, मादा जनन कोशिका, यानी कि मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल। ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल, ये दोनों मिल जाते हैं। और मिलके क्या करते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखो, गर्भाधान के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब का निषेचन, डिंब का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, डिंब का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ये देखो भाई, डिंब का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता है, जिसको युग्मनज कहा जाता है, यानी कि ज़ैगोट कहा जाता है। किसको, जो ये फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता है। बस भाई हमें इतनी ही प्रोसेस याद रखनी है भाई, जन्म की ज़्यादा बड़ी प्रोसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूँ कि नर और मादा जनन कोशिका जो होती है, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका। नर जनन को, ये देखो, नर जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका, दोनों मिलकर एक एग का, एक दोनों मिले और एक एग का जो है निर्माण किया। और उस एग को डिंब कहा जाता है, डिंब या अंडा कह सकते हैं। अंडे का निषेचन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। भाई एक अंडे का निषेचन किया, दोनों के मिलने से एक अंडे का निषेचन हुआ, और इसी निषेचन को, इस निषेचन वाले अंडे को क्या कहेंगे, युग्मनज यानी कि ज़ैगोट, ज़ैगोट कहेंगे भाई इसको। ये एग्जांपल दोबारा से देख लो भाई, ये है भाई जो नर जनन कोशिका, ये है भाई मादा जनन कोशिका, यानी कि ये क्या है, मेल, और ये क्या है, फीमेल, फीमेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल। नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका, ये दोनों भाई मिलते हैं और मिलके एक अंडे का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग करते हैं। और इस अंडे को क्या कहेंगे हम, ज़ैगोट, ज़ैगोट यानी कि युग्मनज, युग्मनज कहेंगे। ठीक है भाई, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करवाता हूँ। चलिए भाई आगे इसके बारे में जान लेते हैं। भाई एक युग्मनज में, अब मैंने आपको बता दिया था युग्मनज क्या होता है, चाहे दोबारा देख लीजिए भाई। ये है भाई नर जनन कोशिका, इस साइड कर लेते हैं इसको। ये है भाई नर जनन कोशिका, ग्रीन वाली, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मानना है। ये नर जनन कोशिका, ये है मादा जनन कोशिका, दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। और इनसे क्या होता है भाई, एक अंडे का निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता है। दोनों से मिलकर एक अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, एक निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता है। इस अंडे को ही भ्रूण कहते हैं और युग्मनज भी इसी को कहते हैं। ठीक है, यानी कि ज़ैगोट कहते हैं।
और एक जायगोट में यानी कि एक युग्मनज में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स इन जायगोट, यानी कि एक भ्रूण के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। ठीक है भाई। यदि जोड़े में बात करें तो जोड़ा इसका आधा, क्योंकि ये तो टोटल गुणसूत्र है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना, यानी कि टोटल 23 जोड़े हैं, 23 जोड़े में से 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे। ये सिर्फ इतनी बात याद रखनी है भाई, साइंस में ज़्यादा अंदर नहीं घुसना। ये सिर्फ एक इतना यहाँ पे ये अपना जो है ना, इसके बाद थोड़ा सा और बचेगा, बस वो जुड़वा वाली चीज़, बस उसके बाद यही सब है साइंस का। तो इतना ना आपको याद रखना है भाई। ठीक है, और ऐसे का ऐसे याद कर लेना भाई, बचपन में भी सीखा था ये तो। XY वाले क्रोमोसोम्स यही तो होते हैं वो। तो 22 जोड़े गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, जिनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। ऑटोसोम्स कहा जाता है, M है भाई, ये M है ये ऑटोसोम्स। ऑटो अच्छे से लिख देता हूं, ऑटोसोम्स कहा जाता है भाई इसको। ठीक है, ये ना ऑटोसोम्स कहा जाता है। और ये जो होगा 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है ना भाई, 22 जोड़े गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, यानी कि सबके एक जैसे होते हैं। यानी कि ये जो 22 जोड़े गुणसूत्र है किससे मिलकर, नर और मादा, मेल और फीमेल से मिलकर बनते हैं ना भाई, ये एक जैसे होते हैं। ठीक है, यानी कि सारे जो भी मतलब अब साइंस का इतना ही पता है, मान लो XX हो या YY हो, एक जैसे होते हैं। ये जो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है ना, 23वां जोड़ा, ये अलग अलग होता है भाई। ये होता है X और Y। ठीक है, ये होता है X और Y। लड़के में XY होता है और लड़की में XX होता है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, बाकी ज्ञान के लिए जान लीजिए, लड़के में जो है XY होता है और लड़की में XX होता है। यदि XX मिल जाता है तो लड़की होती है, और यदि XY मिल जाता है तो लड़का होता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखने के लिए भाई, हो सकता है अगर छोटा मोटा पूछ भी ले तो आपको याद रखना है, और बचपन से सभी सीखते आ रहे हैं XY क्रोमोसोम्स के बारे में। तो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है, ये बच्चे के लिंग निर्धारण का काम करता है, यानी कि बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो 23वें जोड़े गुणसूत्र से ही होता है। यानी कि 23rd पेयर डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ ए चाइल्ड। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को गुणसूत्र बोलते हैं भाई। इसको तो ऑटोसोम्स कह दिया जाता है, वैसे होते पूरे ही गुणसूत्र हैं, लेकिन जो असली जो XY वाले गुणसूत्र जो बोला जाता है ना, वो इस 23वें जोड़े को बोला जाता है। इसको कहा जाता है गुणसूत्र, इसको कहा जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र भाई, गुणसूत्र तो ये सारे ही है, लेकिन जो मेन XY वाला जो गुणसूत्र होता है ना, लिंग निर्धारण वाला जो गुणसूत्र होता है, वो 23वां होता है। और जो ये 22 जोड़े जो एक जैसे होते हैं, इसको कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कहा जाता है। इंग्लिश में याद कर लेना भाई इसको, क्योंकि हिंदी में काफी मुश्किल सा वर्ड था तो मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया। 22 पेयर, यहाँ देखो 23 पेयर थे क्रोमोसोम्स के, उनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम, इसीलिए क्या कहा गया उनको ऑटोसोम्स। यानी कि वो अपने आप मतलब वो जनरेट हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा जनरेशन होती है, यानी कि जो इसका कोई काम नहीं होता है लिंग निर्धारण में। लिंग निर्धारण में काम होता है 23वें का। ठीक है, तो 23rd पेयर डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ ए चाइल्ड इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहलाएगा 23वां जोड़ा। ठीक है भाई। अब इसमें एक चीज आ जाती है, इसमें एक डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम होता है जिसको ट्राइसोमी कहा जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम है जिसको ट्राइसोमी कहा जाता है, और ये कई बार इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है भाई। ठीक है, वो आप मात्रा ऐसे लिख के हिंदी में लिख सकते हो, बाकी नाम वही रहेगा भाई, ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम, दो नाम इसके, डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख ले भाई, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। डाउन सिंड्रोम यानी कि ट्राइसोमी। ट्राइसोमी याद रखना भाई, 21वां
ये तो दो चीज तो सीख ली हमने। 22 जोड़े गुणसूत्र एक जैसे होते, 23वां जोड़ा गुणसूत्र बच्चे के लिंग निर्धारण का काम करता है। तो यदि भाई ट्राइसोमी 21 क्या है, एक बीमारी है भाई, डाउन सिंड्रोम है भाई, एक बीमारी है। 23वें जोड़े गुणसूत्र में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाए, यानी कि जब स्पर्म से फिर बाद में वो मिलके जब फिर वो क्रोमोसोम से जो मतलब मिलते हैं, और मिलने के बाद भाई एक्स्ट्रा उसमें कुछ जुड़ाव हो जाए ना, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, यानी कि माता पिता से कुछ प्रोडक्शन के दौरान कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक कुछ मटेरियल मिल लग जाए 23वें जोड़े गुणसूत्र में जो, तो उससे क्या होगा भाई, पिछड़ापन आ जाएगा, विकासात्मक पिछड़ापन हो जाता है, यानी कि पिछड़ापन हो जाता है भाई। बच्चा बीमार भी हो सकता है भाई, बच्चे को कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, 23वें जोड़े गुणसूत्र में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल हो या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कम हो, जितना होना चाहिए, मान लो यहाँ तक होना चाहिए, 100 है ये, 100 होना चाहिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, 100 है ये, 100 होना चाहिए। अगर ये 95 होगा तो भी दिक्कत, और 105 होगा तो भी दिक्कत। तो मतलब ना तो एक्स्ट्रा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में एक्स्ट्रा के बारे में ही आता है। तो बस ये याद रखना भाई, 23वें जोड़े गुणसूत्र में कुछ भी गड़बड़ हुई इंग्लिश में ही लिख लेना भाई, हिंदी मीडियम वाले। जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल उत्पन्न हो जाता है 23वें जोड़े, और किसी में गुणसूत्र में नहीं होता ये सिर्फ 21वें जोड़े गुणसूत्र में होता है ऐसा, कि जो एक्स्ट्रा जेनेटिक प्रोडक्ट है वो उत्पन्न हो जाता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है उत्पन्न हो जाता है, जिससे विकासात्मक पिछड़ापन हो जाता है। आपको यही बात जो लिखे है ना भाई, सेम टू सेम याद रखनी है, इसमें समझाने का ऐसा कुछ है नहीं, साइंस से रिलेटेड है ये। ट्राइसोमी इंग्लिश में बताएं, ट्राइसोमी इन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस्ड विच डेवलप अबनॉर्मलिटीज, जो मतलब पिछड़ापन विकासात्मक यानी कि उत्पन्न करता है, यानी कि पिछड़ापन आ जाता है बच्चे में भाई। वो मेंटली कुछ गड़बड़ हो जाए बच्चे में, जैसे होते हैं ना कई बच्चे, जैसे सतमासा कुछ ऐसे बोलते हैं भाई, कम दिन में पैदा हो गया, वो उस टाइप के बच्चे जो होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में थोड़ी दिक्कत रहती है, अब नॉर्मलिटीज आ जाती है, वो दिमाग से कमजोर है, बोलने में दिक्कत है, तो काफ़ी सारी परेशानियां आ जाती हैं, ठीक है। तो वो ट्राइसोमी होता है भाई, ट्राइसोमी के कारण जो है बच्चे को दिक्कत आ जाती है, अब नॉर्मलिटीज हो जाती है। ये लिखिए, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, तो आज के लिए हम क्रोमोसोम्स को ही ये जो क्रोमोसोम्स और जो हमारा अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता के अंदर ही लिखना है भाई, ये सारा जो क्रोमोसोम्स वाला जो ये मैटर है, ये सारा अनुवांशिकता के अंदर लिखना है। अनुवांशिकता के अंदर इसलिए क्योंकि माता पिता से संबंधित गुण थे वो, और ये सभी चीज़ें उसी के अंदर आ गई, ठीक है भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। पिछले साल भी जो है, यानी कि दिसंबर 2021 में देखने को मिला था, जिसमें भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो भाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अब की बार भी इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है भाई। तो ये आपको जरूर करना है भाई, छोड़ना नहीं है, कोशिश करना भाई समझ में आज ये ऐसे कैसे नोट करना, और कोशिश करना भाई पढ़ के समझने की। वो अलग बात है भाई, ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है, अगर समझ में ना आए किसी को तो भाई इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। वो सिर्फ उनके लिए भाई जिसकी समझ में बिल्कुल नहीं आया, और जिसकी समझ में बिल्कुल नहीं आया उसको भी कोशिश करनी कि भाई चाहे रट लो, 1-2 नंबर निकल आएंगे, क्या दिक्कत है, कम थोड़ी होंगे, ज़्यादा ही तो होंगे नंबर, तो ये कर लेना भाई, ठीक है। तो पर्यावरण का चैप्टर जो है, जो पर्यावरण का टॉपिक है, वो फिर हम कल देखेंगे, क्योंकि इसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और रहता है, वो मैं करवा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद छुट्टी करते हैं, ठीक है। नोट करो एक बार। हाँ, तो भाई ये लास्ट पॉइंट बचता है हमारा जन्म से संबंधित, जो साइंस से रिलेटेड है, बस ये पॉइंट बचता है। उसके बाद जो ये टिपिकल सा थोड़ा सा मुश्किल सा था, ये जो साइंस किसी किसी को लगता है, किसी के लिए इजी है, क्योंकि ये 5वीं 6वीं की चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसे समझेंगे, अच्छे से जानेंगे कि ये क्या होता है और ये क्या, अच्छे से जानेंगे, ठीक है, तभी हमें समझ में आएगा। देखिए भाई, एक रूपी युग्मनज यानी कि होमोलोगस,
होमोलोगस जाइगोट, भाई इंग्लिश और हिंदी का इसमें कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है भाई, क्योंकि साइंस वाली टर्म है। प्योरली इंग्लिश भी यूज़ नहीं कर सकते, प्योरली हिंदी भी यूज़ नहीं कर सकते, तो मिक्स यूज़ करना पड़ेगा। बाकी फिर भी जो मोटे मोटे नाम होंगे मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बता देता हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश में ही लिखी हैं ताकि ईजी रहेंगी, ठीक है भाई। तो एक रूपी युग्मनज यानी कि होमोलोगस जाइगोट, और एक होता है भाई द्वियुग्मनज यानी कि डबल जाइगोट। दो चीजें होती हैं, और ये किस केस में होती है भाई? ट्विंस के केस में, यानी कि ट्विंस के केस में, जुड़वा के केस में, जुड़वा के केस में होती है भाई। दो प्रकार के जुड़वा होते हैं भाई। आपने देखा होगा एक सलमान खान की मूवी थी जुड़वा, उसमें क्या हो रहा था, एक का शरीर हिल रहा था तो दूसरे का भी शरीर हिल रहा था। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ फिल्मों में होता है। हाँ, हरकतें एक जैसी हो सकती हैं। तो ये जुड़वा के दो रूप है भाई, कि दो प्रकार के जुड़वा होते हैं, एक कैसे होते हैं, एक कैसे होते हैं। यानी कि माँ की पेट से जो दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं एक ही भ्रूण में, उसको कहते हैं भाई। तो देखो भाई, एक रूपी युग्मनज यानी एक रूपी युग्मनज के जो जुड़वा होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो दो बच्चे, जो जुड़वा दो बच्चे एक जैसे दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एक रूपी युग्मनज यानी कि होमोलोगस जाइगोट कहते हैं, ठीक है भाई। जुड़वा, ट्विंस, ये लिख दिया भाई, कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में लिख दिया। लुक अलाइक, लुक अलाइक लिख लेना भाई, इंग्लिश मीडियम वाले लुक अलाइक, ठीक है, यानी एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे लिंग यानी कि एक जैसे लिंग होते हैं, यानी कि दोनों लड़की या दोनों लड़के, ठीक है, यानी कि सेम लिंग होते हैं, सेम जेंडर होता है, सेम जेंडर होता है, यानी कि या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी। और एक जैसी हरकत, उनकी हैबिट एक जैसी होती है, जैसे दोनों गुस्से वाले, दोनों भाई नरम स्वभाव के, दोनों को खेलना पसंद हो या दोनों को पढ़ना पसंद हो, एक जैसा नेचर होगा उनका, ठीक है। और इसमें क्या होगा भाई, द्वियुग्मनज में यानी कि डबल जाइगोट में, इसमें अलग भी दिख सकते हैं। इसमें तो क्या था, एक जैसे दिखेंगे, और इसमें एक जैसे भी दिख सकते हैं और अलग भी दिख सकते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, इसमें आएगा सिर्फ एक जैसे दिखते हैं, दो जुड़वा बच्चे सिर्फ एक जैसे दिखते हैं, वो है एक रूपी युग्मनज यानी कि होमोलोगस जाइगोट। और अलग भी दिख सकते हैं द्वियुग्मनज, यानी कि वो बच्चे अलग अलग भी दिख सकते हैं। होता है भाई, जरूरी नहीं है कि जुड़वा पैदा हो गए तो वो एक जैसे ही दिखें, वो अलग अलग भी दिख सकते हैं। पैदा हुए एक ही माँ के पेट से हुए, सेम समय पर हुए, फिर भी वो अलग अलग दिख सकते हैं। एक जैसा या अलग लिंग भी हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार भाई, जुड़वा एक लड़का और एक लड़की, ऐसा भी होता है कि जुड़वा बच्चे हो गए, एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई, तो वो क्या होता है भाई, द्वियुग्मनज, यानी कि माँ के पेट में ना दो भ्रूण पल रहे होते हैं, दो भ्रूण होते हैं भाई, दो जाइगोट होते हैं, तो उससे हो जाता है। इसमें क्या है, सिंगल जाइगोट, एक ही भ्रूण में दोनों बच्चे पल रहे होते हैं, इसमें अलग अलग भ्रूण होता है, ठीक है भाई। तो उनका लिंग क्या है, एक जैसा भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है भाई। इसमें ये देखो भाई, सेम सेट ऑफ एग एंड स्पर्म, यानी कि जो अंडे का सेट है ना वो, और स्पर्म, हिंदी मीडियम वाले भी भाई स्पर्म को स्पर्म ही लिख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्पर्म है ना, जो स्पर्म और अंडे का जो सेट है वो एक ही होता है, एक एग और एक ही स्पर्म, एक एग एक ही स्पर्म, तभी तो जाइगोट यानी जो भ्रूण है, अच्छे से बता देता हूँ, जो भ्रूण है यानी कि वो जो एक तरीके से कह लो मटका रूपी भ्रूण है, उसमें एक ही, मतलब एक ही उस मटके में, एक ही उस मटका रूपी जो भ्रूण है उसमें दो बच्चे होते हैं। तो वो अंडा क्या है, एक अंडा एक है, स्पर्म भी एक है, ठीक है, तो स्पर्म भी एक है, उसको क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक। इनको क्या बोल सकते हैं भाई, ये तो एक रूपी युग्मनज था, मतलब पूरा एक रूपी युग्मनज है, लेकिन इनका एक नाम और है मोनोजाइगोटिक, यानी कि एक जैसा दिखने वाला, मोनोजाइगोटिक, यानी कि वहां पे ऐसे ही लिखा आएगा, हिंदी मीडियम में लिखा आएगा एक जैसा दिखने वाला, और इंग्लिश मीडियम में आएगा मोनोजाइगोटिक,
ठीक है। बाकी भाई जैसा लिखा है ना भाई, दोनों मीडियम वाले सेम का सेम लिख लेना भाई, और अपना साथ साथ अगर लिखना चाहो तो साथ साथ अपना हिंदी या इंग्लिश का शब्द जो भी लिख सकते, लेकिन इसको सेम लिखना भाई, पेपर में आसानी रहेगी। यहाँ पे क्या होता है भाई, 2 सेट ऑफ एग्स एंड स्पर्म, यानी कि 2 ही अंडे होते हैं और 2 ही स्पर्म होते हैं, सेट होते हैं। तो जो मतलब मटका रूपी मैंने आपको बताया था ना, मटका रूपी भ्रूण, वो 2 होते हैं भाई इस केस में क्या है भाई, 2 होते हैं। ये देखिए, ये 2 एग्स 2 स्पर्म 2 होते हैं भाई, ठीक है। तो मटका रूपी जो मतलब मैंने बताया है ना, मटका रूपी भ्रूण, उसमें 2 होते हैं अलग अलग, उसमें अलग बच्चा पल रहा होता है, उसमें अलग बच्चा पल रहा होता है माँ के पेट में, इसमें एक ही में पल रहे होते हैं दोनों, ठीक है भाई। तो इसको नोट डाउन कीजिए और भाई अच्छे से रिवाइज कीजिए इसको। मैं मानता हूँ साइंस की टर्म है भाई, किसी को कम समझ में आएगी, लेकिन हो जाएगा भाई, अच्छे से हो जाएगा अगर इसको याद करोगे तो। और फिर भी समझ में ना आए तो पूछ लेना भाई, और यदि फिर भी समझ में ना आए तो रट्टा मार लेना भाई, ठीक है। लेकिन करना जरूर है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कल करते हैं हम वातावरण के बारे में। जय हिंद दोस्तों।